जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पर। देख रहे हैं दोस्तों, रुकमणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जो है रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण स्नातक हो या इंटर स्तरीय हो क्वेश्चन बैंक है। इसमें टोटल 32 जो है क्वेश्चन बैंक है आपको, जिसे मैं बता दूं दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कर चुका है 16 क्रम तक कर चुके हैं। अभी जो करने वाले हैं 17वां नंबर है। 17वां जो किया गया है 10/1/2021 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है तो बताइएगा। इसमें हम लोग करंट अफेयर को इग्नोर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर जो 2019 और 2020-21 का पूछा है वो थोड़ी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है हम लोग का 2024 का करंट अफेयर, तो वो हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि जो एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हुई है 10/1/2021 में, यह फर्स्ट शिफ्ट का सेट नंबर 17 हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है आपका, देखिएगा पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच अंतर डैश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बताइएगा। तो उसे हम कहेंगे क्या दोस्तों, उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं उसे, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आंसर सी बताइएगा ना। अगला प्रश्न बताइएगा, राजकोषीय घाटा जो होता है ना, आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजी व्यय में जो होती है अत्यधिक वृद्धि के कारण होती है। देखिए कह रहा है कि अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे के फसल भी है, निम्न में वो क्या है। तो आप बताएंगे वो क्या है, मक्का है। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी मक्का है। मक्का उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो आप बताएंगे अमेरिका है। और हमारे देश में पूछा जाएगा कौन सा राज्य है, तो आप कौन सा राज्य बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत जो 1972 में अपना परिचालन शुरू करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग के साथ किया था, किस देश के सहायता के साथ किया था। तो आंसर बताएंगे यूएसएसआर। अभी जो उसका नाम क्या जाना जाता है दोस्तों, रसिया जाना जाता है, हम लोग रूस के नाम से जानते हैं उसे, है ना। ये यूएसएसआर नाम था उस टाइम में। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी। और यह जो है झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की जाता है, 1964 में, 1972 में परिचालन करने के साथ। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन जो है स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले या करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या बनी, कौन बने। तो आंसर क्या बताइएगा, इनका नाम है बजरंग पुनिया। करेक्ट आंसर बी बताइएगा, बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम हमें बताना है कि क्या है, क्या है उसका। तो आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ान है। क्या नाम है इसका, नाम उड़ान है ना। और उड़ान योजना की शुरुआत जो होता है दोस्तों, ये कब होता है, 2017 में। ये याद रखना आपको, बस डेट नहीं याद उतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लीजिए। 17 अप्रैल को हुआ था, 17 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है आपके पास कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य जो है 11 है, तो हमें के का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो सभी को पहले ऐड कर लेंगे, सभी नंबर को ऐड करिएगा तो 107 और प्लस एक के बनेगा, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 10। आप इक्वल में रखेंगे 11, क्यों, क्योंकि 11 माध्य दे रखा है। तो 110 और 107 घटा दीजिए 110 में, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 110 में से 107 घटाइए तो 3। करेक्ट आंसर सी। साइन माइनस कॉस इक्वल दे रखा है, क्या जीरो होना चाहिए। जीरो जो है थीटा मतलब कि बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी होता है, 90 से छोटा और बराबर हो सकता है। तो हमें साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे जब हम साइन माइनस कॉस रखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इक्वल कॉस लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन इक्वल कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। साइन इक्वल कॉस हो गया जो हमारे पास, तो हम इतना लिख सकते हैं, साइन इक्वल इधर लिख सकते हैं हम लोग क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस ही होता है, तो कॉस के बदले मैंने लिखा है, यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो साइन और साइन हमारा कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आप बताइए थीटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थीटा, और ये थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा इक्वल 90, यानी काटिएगा 2 से तो 45। थीटा का वैल्यू जब 45 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू रखना है 45, है ना। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 का आप क्यूब कर लीजिए, प्लस कॉस इसका भी वही होता है सेम, √2 का क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/2√2 होगा, और ये हो जाएगा 1/2√2 होगा, है ना। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा 2√, यहाँ पे आ जाएगा आपके सीधे पास 2√2/2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। आंसर देखिएगा 1/√2। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है, वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई
तक पहुंचती है, सीढ़ी की दीवार की ओर कितनी दूरी ले जानी चाहिए जिससे कि उसका सिरा जो है 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो कितना ले जाना चाहिए, आइए देख लेते हैं हम लोग कितना ले जाना चाहिए। यहाँ पे एक हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, देखिएगा ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास 5 दे रखा है, ये भी 5 ही है। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे हमने ये डी रखा है, इसका बी, इसका वैल्यू ए है, इसका नाम सी है। हमारे पास ए बी 4.8 है ना, और डी बी जो है हमारा 3 है, और बी सी जो है हमारे पास कितना है, तो बी सी हमें फाइंड ही करना है दोस्तों, जिसमें ई सी जो है हमारा एक्स है, ठीक है ना। और डी सी 5 है और ए ई 5 है। तो यहाँ पे देखिएगा डी सी कितना है दोस्तों, तो डी सी यहाँ पे हम रखेंगे, डी सी आपका 5 है, 5 का होल स्क्वायर करिएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ पे आ गए, और माइनस ये डी बी कितना है, तो आप बताएंगे 3 है, 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, तो 25 में से 9 घटाएगा तो 16, 16 का कितना हो जाएगा आपका, सीधे बता देंगे 4, यानी बी सी आपका कितना आ गया, तो ये बता दीजिएगा 4 आ गया, ठीक है। जब ये 4 आ गया तो हम बी ई नहीं फाइंड कर लेंगे, बी ई ये वाली फाइंड नहीं कर लेंगे, बिल्कुल फाइंड कर लेंगे, जब ये आपको पता है 4.8 है और ये हमें नहीं पता और ये 5 है, तो ये बिल्कुल ईजी में निकल जाएगा, 5 और 4.8, 5 में से आप निकाल लोगे, 5 का होल स्क्वायर में से 4.8 घटा लीजिए, 4.8 का होल स्क्वायर आपका निकल जाएगा ना, तो निकालिए कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा 1.96 आ जाएगा। 1.96 होता कितना का है, तो आप बताएंगे, ये डेसिमल को रिमूव करिएगा तो ये आ जाएगा 14 और बट्टे 10, यानी 1.4 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। तो हमारा सी डी का जो है दीवार की ओर विस्थापन जो होता है वो कितना होता है, 1.4 आ गया, वो विस्थापन जो होता है वो 4 में से घटा दीजिएगा उतना आ जाएगा, यानी 6, और 0.3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी कितना आ जाएगा 2.6 मीटर। करेक्ट आंसर आपको कौन सा दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सिंप्लीफाई करना है, इसे आप बहुत ही इजी में कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ पे 3 में से 1 2 घटेगा तो 1, 1 में 2 से गुना करिएगा तो यहाँ पे 2 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, ओके, 2 आ गया हमारे पास, इसे डिवीजन करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12, यानी 24 और प्लस 9 और माइनस 2 रहेगा, तो 24 और 9 ऐड कर दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे, 33, 33 में आप 2 घटा लीजिए तो कितने आ जाएंगे, 33 में से 2 घटाइएगा तो 31, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, देखिए नीति आयोग का स्थापना ही होता है दोस्तों 2015 में, है ना। 2014 में इसकी फॉर्मेशन डाला जाता है, लेकिन 15 में स्थापना होती है, तो उसके प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं वो पीएम ही होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। योजना आयोग की जगह पे आया तो ये बने नरेंद्र मोदी बने, करेक्ट आंसर बी बनेगा, डी बनेगा आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन कब हुआ था, कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1957 ईस्वी में, आंसर ये बनेगा 1957 में सृजन किया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होगी, वो कितनी संख्या है, तो आप खुद देखिए ना कितनी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 23 भी है और 29 भी है, तो वो कितने टोटल आ जा रहे हैं, टोटल आपके 9 आ जा रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है एक दुकानदार जो है 20 कमीज को बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ कमाता है, तो उसके लाभ प्रतिशत हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा एक कमीज का विक्रय मूल्य x है और कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएंगे 20x, क्योंकि 20 बेच रहा है, तो ये एक कमीज का है, टोटल कितना बेच रहा है 20 कमीज, तो 20x हो जाएगा, ओके। और लाभ जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 5 कमीज पे, तो 5x हो जाएगा लाभ, ठीक है ना, ये प्रॉफिट है और ये आपका ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। इतना था, अब इतना हो गया है 28 हो गया, क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो सीपी इक्वल कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल बताइएगा 20x और माइनस 5x निकालिएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 15x, ये 15x निकालिएगा तो आप लाभ यहाँ पे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल आपका हो जाएगा कितना, तो 5x अपॉन आ जाएगा 15x, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा इंटू 100 कर देंगे तो x से x कैंसिल होगा, 5 से 3 कटेगा, यानी 100/3, या क्या कह सकते हैं, तो 33 सही 1/3% आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था, तो वो कौन किया था, तो आप बताएंगे महाराजा मेहताब चंद किए थे, आंसर डी बताइएगा, महाराजा मेहताब चंद किए थे। ये सन 1793 से लेकर 1801 के बीच बंगाल के 4 जो है बड़ी जमींदारी में से वर्धमान की जमींदारी में से एक प्रमुख जमींदारी थी, है ना। महाराजा महताब जो थे 1820 से लेके 79 तक जो है संथाल के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का जो है साथ दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि अंतरिक्ष
अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? अब बताएंगे यह 1962 में किया गया था। आंसर डी बताइएगा 1962 में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था अंतरिक्ष में। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति जो है इनको सार था। अगला देखिए कथन और निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि सभी वृक्ष वन है। आइए हम लोग बना के देख लेते हैं, सभी वृक्ष वन है क्या? सभी वृक्ष जो है वन है, ठीक है। कोई भी वन बड़ा नहीं है, कोई भी वन जो है बड़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए। अब कह रहा है कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, कोई भी वृक्ष बड़ा नहीं है, बात तो सत्य है। सभी वृक्ष बड़े हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी करेक्ट आंसर हमारा निकला निष्कर्ष ए ही सिर्फ करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। बताइएगा कह रहा है समान डेटा प्रकार के संकलन डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? एक सेट को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे एरो कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये बताइएगा एरो एक प्रकार का जो सेकेंडरी डाटा टाइप है जो किसी समान तरीके का जो है एलिमेंट का जो है समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा ये आपका जो है 21 जुलाई 2003 से लेके 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़ करके बीच की संख्या हमें बतानी है कि वो क्या होगी। तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी? आप देखेंगे ये बीच की संख्या कैसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे जुलाई 2003 से शेष दिन कितने? 10 दिन। फिर अगस्त 2003 में आते हैं, इसमें शेष दिन 31, ठीक है। सितंबर में आप देखेंगे 30 दिन, ठीक है। फिर देखिएगा अक्टूबर में 31 दिन आता है, नवंबर में कितना? 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी 2004 में आ जाएगा तो 31 दिन, फरवरी 2004 में आएगा तो लीप ईयर है ये तो 29 दिन आएगा, और 9 मार्च को 2004 तक जो है 9 दिन, यानी टोटल को काउंट करिएगा तो कितने दिन आ जाएंगे? ये जो भी मैंने बताया है जुलाई 2003 से लेके 9 मार्च 2004 तक का जो विषम संख्या नहीं बल्कि पूरे जो दिन आ रहे हैं वो काउंट करने हैं आपको पर मंथ वाले, तो 232 दिन आ जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे कह रहा दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करना है जो आगे आने वाली प्रश्न को स्थापित करने वाली। 10 से 18 कितना बढ़ गया? यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना बढ़ गया? 10, तो यहाँ पे 12 बढ़ना चाहिए, 12 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा? तो आंसर बताइएगा 40, 12 बढ़ेगा 28 में, तो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कह रहा है यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, कितना हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? देखिए और बताइए। करेक्ट आंसर छायांकित भाग है यहाँ पे, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बता दीजिए छायांकित का। तो आप क्या करेंगे इसका 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 और इसका इस टोटल का पहले आप निकालेंगे, इस टोटल में से इस चारों का घटा लेंगे, मतलब एक का निकल गया तो 4 से गुना कर दीजिए, है ना। तो ये देखिए कैसे निकलेगा। पहले तो आयत है हमारे पास, तो आयत की लेंथ होती है और कुछ ब्रेथ होती है, देखेंगे यहाँ पे 8 दे रखा है ब्रेथ और लेंथ इसका 15, 15 8 120, 120 टोटल आ गया आपके पास, एल इंटू बी होता है, तो 15 8 120 सेंटीमीटर आ गया आपका एरिया, ठीक है। इसका एरिया जब आ गया तो इस छोटे वाले का निकालेंगे, ये एक तरह से आपको क्या लग रहा है? चतुर्थांश टाइप में लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो देखिए आयत के जो चारों कोनों का क्षेत्रफल होंगे वो क्या हो जाएंगे? थीटा बट्टा 360, इसको लिखिए थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो थीटा कहने का मतलब है यहाँ पे कितना का फॉर्मेट होगा? तो 90 डिग्री का, क्योंकि आयत है तो 90 डिग्री बट्टे 360, और पाई का वैल्यू आप रखोगे 22/7, है ना। आर की वैल्यू कितनी है? तो आप बताओगे 3 है, यही 3, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आ गए। अब काटो इसको 9 से, 9 चौका 36, ये काटोगे 2 टाइम्स में, ये 11 टाइम 1199 और बट्टे कितने बच गए? 7, यानी तो आपके आ गए 198/7 आ गए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये देखिएगा ये 198 किसका आया? तो दोस्तों हमारे पास जो आया था ना वो कितना था? इसमें हम लोग 4 से मल्टीपल करे हैं तब इतना आया है 198/7, ठीक है ना। 4 से मल्टीपल क्योंकि 4 है यहाँ पे चारों कोने पे, तो इतना आ गया। और ये जो मैंने निकाला था वो कितना है? 120 आया था, ठीक है ना। इस 120 में से इसको घटा लीजिए, आपको आता है फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो इसे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 642/7। करेक्ट आंसर आप बताइएगा राइट आंसर बी। कह रहा लोकप्रिय कल्पना लोकप्रिय जो है काल्पनिक उपन्यास जो है चंद्रकांता की रचना किसने किया था? चंद्रकांता की कौन की है बताइए? देवकी नंदन खत्री की है। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर सी देवकी नंदन खत्री का जन्म जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पूसा में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है? कौन सा देश अंगारा विकसित किया है बताइए? तो आप बताएंगे रूस किया है। कौन किया है? रूस। करेक्ट आंसर ये बताइएगा रूस किया है। नेक्स्ट बताइए कह रहा है किसी कूट भाषा में यहाँ पे दे रखा है इसको, ये लिखा गया है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग?
अब देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। देखिए ये दो अक्षर को लेकर ये करा है ना पहले, तो आप देखेंगे भी से ई रहने दिया, ई को भी रहने दिया, सभी एक दूसरे के विपरीत है ना। तो एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है। एन से शुरू होने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर एक ए है, एक डी है, बस यही दो है और कुछ नहीं है। तो आइए देख लेते हैं ओ का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत एल होता है। एन के बाद एल है, ठीक है, दोनों में एल है। उसके बाद डी, डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू किस में है, दोनों में है, ठीक है। डब्ल्यू दोनों में नहीं है दोस्तों, इसमें भी आ जा रहा है यानी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, राइट आंसर ए बन गया। देखिए कह रहा है कि ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 12% की छूट दी। यदि एक सूट एक सूट भर का जो है कपड़ा, एक सूट भर का कपड़ा 2750 रुपये में बेचा गया तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, तब भी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिएगा हम क्रय मूल्य यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने एक्स ले रखा, ठीक है, तब हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स इंटू, पहले प्रॉफिट हो रहा है 25% का यानी 125 बट्टे 100 हो जाएगा। फिर लॉस हो रहा है 12% का यानी 88 ओपन हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है। इसे काट सकते हैं आप, 25 चौके 25 25 और भी कटने वाला है तो काटिए, इसे 25 टाइम में काट सकते हैं और भी कटेगा, ये 4 से काट सकते हैं 22 टाइम में, यानी कितने आ जाएंगे, तो आप 22x अपॉन आप बताइएगा 25 आएंगे, ठीक है। और भी छोटा हो सकता है क्या, तो 25 25 25 चौके, ठीक है, 4 से काटोगे 22 टाइम्स में, 5 से काटोगे तो 5 से 20 टाइम में कटेगा दोस्तों, 20 होगा ना यहाँ पे, 20 होगा। तो ये और भी छोटा हो सकता है यानी 11x अपॉन 10 हो सकता है, 11x अपॉन 10 होगा, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न करेंगे, यही जो हमारा सेलिंग प्राइस है, इसमें दे रखा है सेलिंग प्राइस 2700, कितना दे रखा है 2750 रुपया, ये किसके बराबर है, तो आप बताएंगे 11x अपॉन 10 के बराबर है, ठीक है। 11 से काटिए कितने टाइम्स में कटेगा, तो आप बताइएगा 2 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, और एक जीरो है और एक जीरो यहाँ पे चल जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2500। ये बेचे कितना में, तो उसे 2500 में, यानी प्रॉफिट उसको कितना हो गया, 2700 में बेचा था उसने 2750 में, तो उसको प्रॉफिट हो गया 250 रुपया का। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, 250 रुपया का उसको प्रॉफिट हो गया। अगला देखिए कह रहा है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद जो है कि न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए जो है गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति के द्वारा कौन सी समिति की नियुक्त किया गया था, वो कौन सा समिति था, तो आप बताएंगे सप्रू समिति। कौन है, सप्रू समिति था, उसको नियुक्त किया गया था। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर है सप्रू समिति का जो है संवैधानिक प्रस्ताव, जिसे आमतौर पर सप्रू समिति का रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, पहली बार 1945 में प्रकाशित हुआ था। सप्रू समिति में जो है 30 सदस्य शामिल थे। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जो है मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण में और में से जो है डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, यह किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में आप बताइएगा, तो यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। अगला देखिए 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल कितना हो जाएगा, सभी सम पूर्णांकों का संख्या कितना हो जाएगा, तो 281 में से एक घटा दीजिए, अपॉन कर लीजिए 2, यानी कितना हो जाएगा 280 बट्टे 2, काटिए 140 140, ये जो 140 आ गया ना, अब इसका योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 होता है, तो 140 और गुन्ने 141 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आपके पास बोलेंगे 19,740 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर बी बताइएगा। कह रहा है इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन है जेसी कुमारप्पा, जेसी कुमारप्पा, आंसर सी बनेगा। जेसी कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने गांधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है इन्हें, है ना, और पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं संख्याविद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, कौन तैयार किए थे, तो आंसर बताइएगा पीसी महालनोबिस किए थे। करेक्ट आंसर हैराडोमर मॉडल पे प्रथम था और दूसरा जो था पीसी महालनोबिस पे आधारित था, करेक्ट आंसर बी होगा। और दूसरा जो था 56 से 61 तक चला था, 1956 से 61। पृथ्वी सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, तो रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन
डी बताइएगा। ये कब होता है? 1992 में होता है। 1992 के जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में होता है। 172 देशों के जो है पृथ्वी सम्मेलन में आयोजित किए गए थे। विश्व के 172 देश उस टाइम में 1992 में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको 2019 में जो है क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान जो है वो दिया गया है रामनाथ कोविंद जी को। 2019 में दिया गया था, ठीक है ना। कब दिया गया था? 2019 में। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, ये 2019 का करंट अफेयर है, वैसे याद रखें या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में जो है अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? कब लाया गया था ईस्ट इंडिया को, बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1793 आंसर बी होगा। 1790 में कर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया था, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूलने का अधिकारी जो है जमींदार को ही माना गया था। और 1793 में कर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया। अगला देखेंगे, कह रहा सीसा और टीन की मिश्र धातु को डैश कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे? तो आंसर बताएंगे, उसे कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं उसे? सोल्डर। करेक्ट आंसर डी बताइएगा, सोल्डर कहते हैं। सोल्डर में आपका टीन जो है वो कितना है? तो बताएंगे 67% और पीबी मतलब लीड कितना है? तो 33%। श्वेत प्रकाश जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध बताइए किससे है? पीली क्रांति का तिलहन से है। करेक्ट आंसर सी बताइएगा, तिलहन से है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा दो संख्याओं की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर वह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। तो हमें संख्या बताना है कि क्या है। तो ये निकाल के देख लेते हैं वो संख्या क्या है। मान लेते हैं इकाई अंक जो है x है, दहाई अंक जो है y है हमारा। वास्तविक संख्या जो है हमारा 10y प्लस x होगा। उलट देने पे क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 3 गुना हो जा रहा है 10x जो हमारी मूल संख्या थी उसके, 10y प्लस x इक्वल जो है जो बदल जा रही है वो 10x प्लस y में एक जोड़ने पे यहाँ से आप क्या कर सकते हो? तो 7x प्लस वाई की वैल्यू पता कर लोगे। x प्लस वाई इक्वल कितना हमारे पास 5 हो जाएगा। ये x प्लस यहाँ पे जब आप निकालिएगा ना तो आपके पास आ जाएंगे 7x, है ना। 7x माइनस 29 इक्वल आ जाएंगे 729 y इक्वल आ जाएंगे -1, ठीक है। जिसमें आपको x प्लस वाई दे रखा है कितना है? तो 5 है। अंकों का योग दे रखा है ना 5, यानी x प्लस वाई 5 दे रखा है। तो यहाँ से हम रख सकते हैं क्या कि 7x और प्लस 7y इक्वल 35 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये। पहला और दूसरे से घटाने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? तो पहला दूसरे से घटाएगा तो आपके पास आ जाएगा 36 y माइनस में इक्वल आ जाएगा 36, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आएगा। जब y की वैल्यू 1 आएगा कोई भी इक्वेशन में आप रखेंगे y की वैल्यू, तो 7x माइनस 29 y की वैल्यू 1 आ गया इक्वल -1। तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, 28 अपॉन हो जाएगा 7, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू 4 आ गया। तो हमारी जो मूल संख्या वो कितना है? 10y और प्लस x है। तो 10y कहने का मतलब है 10 और प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा? 14। करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, 14 बनेगा। देखिए, दिए गए 4 वर्षों में से 3 किसी तरह किसी दृष्टि से एक समान है ना, और एक असंगत है। वो कौन सा असंगत है बताइए? तो आप देखेंगे ये सभी जो है लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये एक लीप ईयर है। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका 2004। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? कौन सा उपकरण का? तो बैरोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडलीय के जो है दाब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑडियोमीटर का उपयोग वाहन के द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। थर्मोमीटर तो आपको पता है ये क्या होता है? ताप को मापने की उपकरण है दोस्तों। बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करना हमें जो भिन्न इतना को बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। तो बढ़ते क्रम में बहुत इजी में आप दिखा देंगे इसको, बस फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या। तो देखेंगे 2/5 का वैल्यू कितना होगा? तो आप बताइएगा 0.4, ठीक है, इसका वैल्यू है। अब 1/3 का तो आपको पता है कितना होता है? 0.33 होता है, ठीक है।
और 3/5 का कितना होगा, तो 3/5 का हो जाएगा 0.6, ठीक है। और 1/4 का क्या हो जाएगा, 0.25 होगा दोस्तों, है ना। और ये 7 का तो आप इजीली निकाल सकते हैं 0.7, और 5.8 का कितना, 5/8 का होगा 0.625 होगा, ठीक है। 625, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा से चलना है। सबसे छोटा कौन है, तो आप देखेंगे 0.25 है। 0.25 1/4 को बोला गया, 1/4। आप ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए या तो सी आने वाला है। देखिए इसके बाद जो है कौन सा है, इसके बाद जो आप देखेंगे दोस्तों वो है आपके पास, तो 1/3, 1/3, ठीक है। यहाँ तक ये दोनों फुलफिल कर रहा है। 1/3 के बाद कौन सा आएगा, तो 2/5, 2/5 कौन सा आ रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे, ए वाला फुलफिल कर रहा है ना। ये तो आप 3/5 आ जा रहा है, 3/5 का तो वैल्यू 0.6 है, 0.4 उससे छोटा है, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा आपका। बताइएगा, सूरज और विमल एक व्यवसाय को शुरू किया, ठीक है। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपया लाभ कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से का रूप में जो है 4500 रुपया प्राप्त होता है। सूरज और विमल के द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात हमें बताना है कि कितना होगा। तो देखिए सूरज का लाभ कितना है, 4500, ठीक है ना, ये सूरज का लिख लेते हैं। अब देखिए विमल का लाभ कितना हो जाएगा, विमल का आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 8400 में से आप घटा लो 4500, यानी कितना हो जाएगा 3900, ठीक है। हमें इनका बस रेशियो निकालना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, 45 और 39 बच गए। 45 39 को और भी छोटा कर सकते हैं, 3 से काटिए, 3 से 15 टाइम में, 3 से काटिएगा 1 और 3, यानी 15 और 13 के रेशियो में आंसर कौन सा दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन सी दिख रहा है। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में जो है लव को लिखा गया है 54, ठीक है ना, उसी कूट भाषा में टीयर को क्या लिखेंगे, तो ये देख लेते हैं हम लोग। ये सभी को ऐड करेंगे, ये 12 15 22 और 5 सभी को ऐड करिएगा तो कितना आ जा रहा है, 54 आ रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए 20 5 1 और 18 का ऐड कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर बनेगा डी राइट आंसर। कह रहा है वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है, किस रूप में इसे संदर्भित किया जाता है, तो आप बताएंगे आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ये बन जाएगा। कह रहा है कि वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी में किस चक्रवात का आरंभ हुआ था। देखिए ये चक्रवात आया था दोस्तों, में भी पूछ भी सकता है, ठीक है ना, तो इसका कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। वैसे 2024 का आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, 2023 का बस। तो देखिएगा ये आया था पाबुक, पाबुक चक्रवात आया था, ठीक है। साइक्लोन कौन सा था, पाबुक साइक्लोन था, आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी आपका बनेगा, है ना। मोचा जो प्रभावित बांग्लादेश और म्यांमार को करता है, अभी वर्तमान में 2023 और 24 के अकॉर्डिंग में आया है, ठीक है ना। विपर्जय तो अभी हाल फिलहाल में आया दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान को तबाही किया था, इसका नामकरण बांग्लादेश किया था। हामून जो है, हामून आपको बता दें दोस्तों, हामून चक्रवात जो है, हामून यह आया था दोस्तों आपको बांग्लादेश पश्चिम बंगाल सबको प्रभावित किया था, इसका नामकरण ईरान किया था, है ना। जैस्पर जो है अभी आया था दोस्तों, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था, है ना। रेमल जो है पश्चिम बंगाल में आया था और इसका नामकरण ओमान किया था। अब माइकोंग तो आपको पता ही आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था, जो म्यांमार इसका नामकरण किया था दोस्तों। देखिए इसमें सरलीकरण हमें करना है, क्या ये नहीं कर लेंगे, बहुत इजी में सिर्फ ऐड तो करना है दोस्तों। सबसे ज़्यादा ये डेसिमल है, यानी कि कोई भी आंसर जो आएगा हमारे पास तो आंसर के बाद 3 डिजिट आना ही चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो आप देखेंगे ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखेंगे पहले ऐड करके, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 500, सीधे से लिखेगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, आपको आता है ऐड करने दोस्तों। तो हम यहाँ पे 8.8, ठीक है ना। अब दूसरी जो है यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल को नहीं हिलने देना, डेसिमल यहीं पे रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 08 हो गया, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने हैं आपके पास, उसके बाद जो है दोस्तों 88 है, ठीक है। इसके बाद जो है 808 है, यहीं पे डेसिमल है, ठीक है ना। अब देखिए 8 और ये 16 आ रही है ना, ये कितने आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे आपके पास कितने, तो 18। अब देख रहे हैं कितना है, 18.568। करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो कौन सी है बताइए। तो वो जो है आप निकालेंगे संख्या जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम आप निकाल लेंगे ना दोस्तों, तो एलसीएम आपके पास आ जाएंगे 2520। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। कह रहा है डैश नौ भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा भारतीय।
करेक्ट आंसर ए बनेगा। भारतीय जो है 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। अगला देखिएगा, कह रहा है ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जो है 12,000 का ऋण देता है और उसे 1200 रुपया ब्याज मिली, तो प्रति वर्ष उसका दर कितना था, ये हमें बतानी है। तो बहुत ईजी में आप निकाल लेंगे, रेट इक्वल हो जाएगा आपके पास जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट 1200 रुपये है, गुने 100 होगा, और जो आपका मूल था 12,000 था तो 12,000 रखेंगे, है ना। जो टाइम आपने लिया 2 साल रखिएगा। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो और एक 3 जीरो कटेगा, 12 से काटिए 10 टाइम में, यानी 2 से काटिए 5 टाइम में, कितने प्रतिशत, तो आप बताएंगे 5%। आंसर सी बताइएगा। कह रहा है पानी भरने के लिए एक टैंक में जो है 3 नल है, टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटा, दूसरा 1 दिन और तीसरा 18 घंटा का समय लेता है, लेकिन उसके तल में एक छेद होने के कारण 18 घंटा में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, तो 1 घंटे बाद छेद का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया, तो तीनों नलों के द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बतानी है। तो कितना समय लग जाएगा, आइए इसे हम लोग बनाकर देखते हैं कितना समय इसको लग जाएगा। तो देखिएगा, ए जो लेता है वो लेता है कितना समय, 6 दिन, बी जो लेता है वो कितना लेता है, 24, सी जो लेता है मतलब 1 दिन मतलब 24 घंटा, ये 18, और डी जो लेता है वो ये खाली कर देता है, और बाद बाकी ये सभी भरने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो एलसीएम इसका फाइंड करेंगे ना, वो 72 आ जाएगा। ठीक, 72 जब आ गया कुल कार्य, तो इसका 12 टाइम में, इसका 3 टाइम में, इसका 4 टाइम में, और इसका माइनस होगा ये 4 टाइम में, ये सभी को ऐड करेंगे, 12 3 15 4 19 में से 4 घटा दीजिए यानी 15। ठीक है ना, तो अब जो चारों नल के द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, 15 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो से टोटल कितने हैं, 72, 72 में से आप 15 को घटा लोगे तो कितना बचेगा, 72 से 15 घटा लीजिए तो 57 बच जाएगा, 57 कार्य। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों नल के द्वारा शेष काम को करने में लगा जो समय होगा वो कितना होगा, तो 57 और बट्टे हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 3 और प्लस 4 होगा ना। ठीक है, इसको इंक्लूड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 अपॉन कितने आ जाएंगे, तो 19 आ जाएंगे। ठीक है, 19 से काटिएगा तो 3 टाइम में कटेगा, यानी 3 घंटा, तो कुल समय कितने लगे, 3 घंटा प्लस 1 घंटा, तो 4 घंटे लगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है सुशील एक कार्य को 15 घंटा में पूरा कर सकता है और विषम जो है उसी कार्य को 18 घंटा में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करे तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। कार्य करने में कितना समय लग जाएगा, तो देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पे कैसे बन जाएगा दोस्तों, ये 15 घंटे कार्य करने में, ठीक है ना, 18 घंटे उसे लगते हैं, 15 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो आप खुद देख लो, 15 और गुने 18 और बट्टे हो जाएगा ये कितना, 18 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 33। काटिए 3 से 11 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, और तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, आप सीधे लिख लोगे 90/11। इसे आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 सही 2/11, 8 सही 2/11, और करेक्ट आंसर आप बताइएगा, राइट आंसर डी। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, बताइए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी, असम राज्य में है ना। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। दिलवारा मंदिर राजस्थान माउंट आबू है ना। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश उज्जैन में। आपको बताना है महाबोधि मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक जो है तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित है, वो किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित है बताइए, तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर नंबर ए होगा ध्रुपद, करेक्ट आंसर ये बताइएगा, ध्रुपद से संबंधित है ना। तानसेन सम्राट अशोक के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन के गुरु जो है स्वामी हरिदास थे। तानसेन का मूल नाम जो था वो क्या था, रामतनु पांडे था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या यहाँ पे आपके पास दे रखा है क्वेश्चन कि ये जो है x-3 का गुणज है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी, आप निकाल लेंगे यहाँ पे k का वैल्यू। देखिए कब कैसे, तो x इक्वल हो जाएगा ये 3, जब x की वैल्यू 3 आएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देना है आपको 3, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 81 माइनस ये रखेंगे क्यूब हो गया, तो 2 इंटू 3 का होल क्यूब करेंगे 27 दूना 54 हो जाएगा, ठीक है, -54 और प्लस ये 9 और 27 हो जाएगा, माइनस आपके पास 3 हो जाएंगे और प्लस के इक्वल हो जाएगा 0। तो के का वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो 108 में से 57 घटा लीजिएगा यानी 51।
51 जो आएगा माइनस में आएगा, तो आंसर क्या बना हमारे पास, माइनस में 51, राइट आंसर बी। अब देखिए रेखा जो है ए बी सी बिंदु बी पर एक वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है ना। यदि बीपी इक्वल बी क्यू है, बीपी इक्वल जो है बी क्यू है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तब क्यू बी सी ये कितना दे रखा है, तो आपका 72 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको पी बी और क्यू ये वाली बतानी है, ये बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है ना। ये दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, 72 डिग्री। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपको दिख रहा है क्या है दोस्तों, पैरेलल है, ठीक है ना। ये किसके, तो एसी के पैरेलल है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, कि एंगल जो आपके पास, इसे 1 ले लेते हैं, जो हमारे पास 72 है, और इसे 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 1 हम लोग मानते हैं, ठीक। अब एंगल 1 जो होगा ये एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल 1 जो होगा ये पी के इक्वल होगा ना, क्यों, आपको पता है ये पैरेलल है, ठीक है। अब ये एंगल पी हो जाएगा, ये कितना 72 हो जाएगा, ये 72 आ गया। जब ये 72 आ गया तो एंगल पी जो होगा, एंगल पी क्या एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल पी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी क्या है हमारे पास 72 आ जाएगा। अब देखेंगे जब ये 72 और ये भी 72 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये जो था दोस्तों इसके इक्वल था, इस कारण ये 72 तो ये भी 72 होगा, है ना। आपको पता है कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो जब ये इक्वल हो गए, ये भी 72 ये भी 72, तो क्या ये नहीं पता कर लेंगे, तीनों ये त्रिभुज का देख लीजिए, P प्लस क्यू प्लस बी का सम 180 हो जाएगा, यानी 72 ऐड कर लेंगे और 180 में से आप घटा लीजिए, 180 में से कितना घटा लेंगे, 180 है दोस्तों, तो आप घटा लेंगे 144, तो आपके पास आ जाएंगे 36, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 36 डिग्री, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है विकल्प दिया गया इसमें खाली स्थान को हमें फुलफिल करना है, क्या आ जाएगा 5 से 18 से 70, तो आगे क्या आने वाली है, देखिए 5 चौके 20, 20 में से 2 घटाइए, 18 चौका कितना हो जाएगा 72 में से 2 घटाइए, सेम यहाँ पे 70 चौका कितना हो जाएगा, तो 200 यहाँ पे आ जाएगा, आपके 7 4 जा 28, 280 में से हमें घटानी कितनी है 2, यानी कितनी आ जाएंगे 78, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ही बन जाएगा। कह रहा है आपका क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है द लिमिट्स टू ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों आपको बता दें 1972 में, कब 1972 में किया गया था, है ना। यह जो पुस्तक है कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा अध्ययन किए गए संसाधनों की सीमित आपूर्ति के साथ जो है घातीय आर्थिक और जनसंख्या के वृद्धि के लिए 1972 में ये रिपोर्ट को जारी किया गया था। आपको पता है रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है, और वो पोप का शहर भी कहा जाता है रोम को, है ना। और रक्त वर्ण महिलाओं का शहर भी उसको कहा जाता है रोम को। अगला देखिएगा 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या हमें बताना है कि क्या होगी। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्या बता रहा है, वो विषम संख्या कौन कौन से हो सकते हैं बताइएगा, तो आप बताएंगे क्या विषम संख्या, पहले तो हम x ले लेंगे, दूसरा जो हमारा x प्लस 2 होगा, तभी तो विषम संख्या आएगा, तीसरा जो होगा x प्लस हमारा 4 होगा, और चौथा जो होगा x प्लस 6 होगा। ये सभी का योग जो है 160 दे रखा है हमारे पास, जो ये 6 4 10 10 2 12, यहाँ पे 12 हो गया, प्लस में 4x हो गया, इक्वल हो जाएगा आपके पास 160। 160 में से आप घटा दोगे 12 तो कितना बन जाएगा 148, यानी x की वैल्यू आप बताओगे 148 ओपन में आ जाएंगे 4, 4 से काटिए 4 3 जा 12 और 2 और 4 7 जा 28, यानी x की हमारे जो आ गए वो 37 आ गया। हमसे पूछा क्या आएगा कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी x था, यानी 37, करेक्ट आंसर आप बताओगे ए। अगला देखिए 40 छात्रों द्वारा प्राप्तांक जो है अंकों का माध्य कितना है 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से जो है 45 पढ़ लिया गया है, तो सही माध्य हमें बताना है कि सही माध्य क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग सही माध्य निकाल लेते हैं। पहला जो माध्य हम लोग कितना था 68 था, अब जो माना गया है वो 45 को जो है 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, ठीक है ना। तब देखेंगे पहले हमने कितना माना था 68, हम लोग का दे रखा है, इसमें से घटा देंगे कितना, तो अब बताएंगे ये जो 45 को हमने 25 पढ़ लिया था, इसमें अपॉन बाई 40 हो जाएगा ना, ठीक है। 68 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस ये 45 में से 25 घटाएगा तो 20 अपॉन 40 होगा, ये काटिएगा तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। 68 में से आधा घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 67.5 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है 67.5, ऑप्शन नंबर दिख रहे होंगे, करेक्ट आंसर डी आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, ठीक है, पश्चिम दिशा में 15 चलता है, 15 चलने के बाद जो है बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है मतलब नीचे चला जाता है, ठीक है, 15 चलता है, ठीक है, यहाँ भी 15 चलता है, वो फिर जो है क्या करता है तो बाएं मुड़ जाता है और 15 चलता है, यहाँ से 15 गया, फिर स्कूल पहुंच जाता है, तो अपने घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो बस 15 ही तो है, आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उस निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं बताइए? तो आंसर क्या बताइएगा? इसे कहते हैं हम लोग कुल बीजारोपी भूमि, है ना, मतलब उसपे हम लोग बीज को रोपते भी है, उसे काटते भी है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की जो प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? बताइए क्या कहलाती हैं? तो आप आंसर बताएंगे फलीदार फसलें कहलाती है ना। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, फलीदार फसलें कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि खाद्य पदार्थ जो है वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदने पर डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइएगा? तो आप आंसर बताएंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उपभोग वस्तुएं कहेंगे ना। इसे उपभोग कर रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी बनेगा। बताइएगा, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही मतलब रिस्पेक्टर स्थित है? बताइए कौन सा है रिस्पेक्टर, कौन सा स्थित है? तो आंसर क्या बताएंगे? प्रकाशग्राही है, तापग्राही है, या रस संवेदी है, या फिर घ्राणग्राही है? तो आंसर क्या बताएंगे? यह जो है रस संवेदी है ना। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बताएंगे ना। और आपको बता दें दोस्तों, जीव के जो भाग होते हैं इसमें आपको बता दें कि जीव के जो अग्र भाग होते हैं वो अग्र भाग क्या बताता है? आपको बताता है कि ये मीठा है कि नहीं, उसका अनुभव कराता है। जीव का जो पश्चिम भाग होता है वो बताता है कड़वा, है ना। और पश्चिम भाग वो बताता है कि खट्टा है या नहीं, ये सब बताता है। तो जीव का अग्र छोर एवं किनारा वो नमकीन स्वाद का अनुभव हमें कराती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या उस विकल्प का चयन करना आगे आने वाली मतलब कौन सी अक्षर होगी? डी से ई, मतलब एक बढ़ा है तो 15 है यहाँ पे, तो यानी 16 पी से स्टार्ट होना चाहिए, सभी पी से स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एफ के बाद एच मतलब कि 2 बढ़ा है, 6 2 8 होगा, तो 17 2 19 होना चाहिए। एस, पी के बाद एस आना चाहिए, किस में है? तो ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, बस एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किन नेता के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? कौन से नेता के बीच में हुआ था? आप आंसर बताएंगे, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। करेक्ट आंसर डी बताइएगा, यरवदा जेल। बताइएगा, यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? 3 भुजाओं वाले को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहा जाता है, यानी आंसर क्या बन जाएगा? तो आंसर बता देंगे, सी बनेगा, वर्ग। देखिए, प्रत्येक वृत्त में बड़ी संख्या में जो निसंदन्य इकाई होती है उन्हें क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप बताएंगे, वृकाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृकाणु। करेक्ट आंसर आप राइट आंसर सी बताइएगा, वृकाणु। वृक्क के कार्य तो आपको पता ही होगा क्या होता है, शरीर में जो जल तथा खनिज लवण को संतुलन बनाए रखता है और मूत्र का निर्माण और उसका स्रावन करता है। शरीर में जो अम्ल और क्षार का संतुलन को नियंत्रित करता है ना, और उपापचय के अंतिम उत्पादों का उत्सर्जन भी करता है यही। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखा है 6 4 9। अन्य एक और त्रिभुज है डीईएफ जिसकी भुजा 36 है, एबीसी के समरूप है, ठीक है। डीईएफ का सबसे बड़ा संभाव्य जो परिमाप होगा वो क्या होगा हमें बतानी है। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले आप डायग्राम से समझिए। यहाँ पे और एक यहाँ पे त्रिभुज है, ये एबीसी हमने लिया, ठीक है, इसका डीईएफ है। अब देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों तो इक्वालिटी लगभग में बनेगा। अब कह रहा है क्या कि डीईएफ की जिसकी भुजा 36 है, ठीक है, मतलब कि एक बड़ी है, तो अब देखिए डी जो है ये 36 है, कोई भी हमने एक मान लिया। अब देखेंगे और बाद बाकी अभी हमें नहीं पता है, इसका दे रखा है 6 4 और 9 दे रखा है, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास क्या कह रहा है कि ये जब दोनों ट्रायंगल जो है समरूप है दोस्तों, तो इसका आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा कि ये जो डीई होगा ना, डीई अपॉन ए बी, डीई अपॉन ए बी होगा, ठीक है ना। और ई एफ जो होगा ना, ई एफ बी सी के अपॉन होगा, ए सी जो होगा ना डी एफ का होगा। तो आइए बस वहाँ पे हम लोग उस फार्मूला का यूज करते हैं जो में आपने पढ़ा होगा, देखिएगा। तो डी ई अपॉन ए बी होगा, इक्वल में हो जाएगा ई एफ अपॉन हो जाएगा आपका बी सी, इक्वल होगा डी एफ अपॉन हो जाएगा ए सी, है ना, होगा। चलिए अब इसका वैल्यू आप रखेंगे, तो इसका वैल्यू दे रखा 36, ए बी का वैल्यू हमने 4 लिया है और ई एफ का वैल्यू तो पता नहीं है, तो ई एफ ही रखेंगे। और आपके पास बी सी का वैल्यू 9 है, इक्वल में डी एफ का तो वैल्यू पता नहीं है, आप रखेंगे ए सी का वैल्यू आपको पता है 6, ठीक है। अब कोई भी आप 2 लेकर के बना सकते हैं, इसको लीजिए या फिर इसको लीजिए या फिर इसको लेकर, जिसको आपको मन करे उससे लेकर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ई एफ को और इसको लेते हैं, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ई एफ इक्वल सीधे आप लिख सकते हैं कि ई एफ इक्वल हो जाएगा 36
इंटू 9/4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 9 टाइम में, यानी कितना हो जाएगा आपके आ जाएंगे, ये 6 है ना, 9 6 जा 54 आ जाएंगे, है ना। 9 6 जा 54 आ गया दोस्तों। तो संभाव्य जो बड़ा परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, तो 36 तो होगा ही, प्लस में 54 और प्लस 81 हो जाएगा। एक तो यही ये 9 वाला आएगा, वो 81 आएगा, मतलब 36 इंटू 9 रहेगा और 4 से काटोगे तो 9, यानी एक 81 रहा और एक 54 आया है, ठीक है। तो इस सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 171, यानी 171। करेक्ट आंसर देखेंगे 171 कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन करना है बहुत दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। पहले इसका करेंगे, इसमें से घटा दीजिए 3, 3 और 5 में गुणा कर देंगे तो 3 जो है हमारे पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और गुन्ने -5 है और बट्टे में 10 रखना है आपको, ठीक है। तो ये काटी 5 दूना 10, यानी क्या हो गया, -3/2 आ गया ना, माइनस ये 3/2 आ गए। और यहाँ पे आपको करना है कैलकुलेट, इसको पहले मल्टीपल कर दीजिए, ये तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 और यहाँ पे -5/3 और गुन्ने ये आपके आ जाएंगे 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल आ जाएगा 74 है दोस्तों, 74/1/2, 74 सही 1/2। इसे आप आधा सीधे कर लो तो कितना आ जाएगा, ये कह सकते हैं करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर जो है पायरुवेट जो है पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। किसमें होता है बताइए परिवर्तित, तो आंसर बताएंगे ये लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में हो जाता है ना। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सिंप्लीफिकेशन करना है, यहाँ पे तो और इजी है दोस्तों। देखिए 19 है ना, यहाँ पे 19 का तो हमें नहीं पता, 36 का लेकिन पता है। 6 और 19 ऐड करिएगा तो कितना होगा, तो आप बताएंगे 25। 25 का तो आपको पता है 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। जब 5 आ गया, 5 और इसका 8 करेंगे तो 40 हो गया, 40 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5 और 8 4 12 और ये 2, यानी 225। 225 15 का होता है, तो इसमें 15 ऐड कर देंगे तो 15 और 6 5 6 11 हो गया और 7 और 1 8 हो गया, 81 का 9 हो गया। यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है, तो निम्नलिखित में हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आइए हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको पता है 180 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a/2 प्लस b/2 और प्लस c/2, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 90 हो जाएगा, दोनों आधा करेंगे तो, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जितने भी लिखे गए हैं, बस यहाँ पे देखिए b प्लस सी अपन 2 है ना, a/2 है, यहाँ पे सेक c/2 है और a प्लस b/2 है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे ये जो भी वैल्यू रखे हैं इस सभी का आप कैलकुलेट करोगे तो 1/1 आ जाएंगे, है ना, 1/1 आएंगे। जब 1/1 आ गया तो 1 से 1 काटोगे तो कितने आ जाएंगे, आंसर सी आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि अनन्या और बबीता के पास जो है उनकी मित्र कविता के तुलना में क्रमशः 20% 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितनी जो है प्रतिशत कम धनराशि है, ये हमें बतानी है, कितनी प्रतिशत कम है। अब सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सर ने कैसे बता दिया कि 1/1 कैसे कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे जो आप इस जो सस्पिशन आपको हो रहा है, तो आप θ1 लो, ठीक है, और प्लस θ2 है, इसका वैल्यू जो 90 डिग्री आता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर, ये हम θ2 लेते हैं और θ1 है हमारे पास, ठीक है। इस सम होता है कितना है 1, ओके ना। तो यहाँ पे आपके पास जो सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर माइनस में है, इसका भी वैल्यू 1 ही होता है। इस कारण जो है दोस्तों यहाँ पे 1 और इसका भी वैल्यू 1 आया है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन हमारे पास बबीता और अनन्या का, तो इसमें बोला गया कि हम मान लेते हैं कविता के पास 100 रुपये है, ठीक है, इसके पास कविता के पास। अब देखिएगा अनन्या अनन्या की धनराशि जो है 20 कम है, 20 कम है मतलब 80 हो जाएगा। बबीता की धनराशि जो है वो क्या है, तो 28 कम है, यानी 72 हो जाएगा। तो अभी जो कमी आई है वो कितनी आई है, इन्हीं दोनों में देखेंगे, 80 में से 72 घटाइएगा तो 8 और बट 21 से, तो अनन्या से इंटू 100 काटिए इसको 8 से 10 टाइम में, ये 10 यानी 10%, आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा 10%। देखिए कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी जो है चाल शांत जल में कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में जो 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी, टाइम कितना ले रहा है 2 घंटा 20 मिनट। इसे क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2/20/60 लिख सकते हैं,
यानी इसे आप ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा 2/60 यानी 1/3, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 सही 1/3 यानी लिख सकते हैं 7/3 आवर, ठीक है ना। 7/3 आवर में आप जब हम लिख दिए 7/3 आवर, ये हमारा टाइम है। अब आपके पास धारा की दिशा में जो है बोट का चाल कितना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपके पास 28 है अपॉन 7/3, ऊपर 3 चल जाएगा, 7 से काटिए 4 टाइम्स में, 4 3 जा 12, ये आगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 12 प्रति घंटा आ गया, तो धारा की चाल कितना है 12 में से 11 घटा दीजिए यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात जो है 6 और 7 का है। 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9 और 11 था, तो महेंद्र की वर्तमान आयु बताना है। चलिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ये देखिए कैसे बनाइएगा आप। यहाँ पे बताया क्या गया कि पहले महेंद्र, यहाँ पे महेंद्र उनकी कितनी है 6x, ठीक है, और जो जाहिदा है उनकी कितने हैं तो 7x, ठीक है। अब क्या 15 साल पहले बोला जा रहा है, तो 6x माइनस 15 होगा, अपॉन जो हो जाएगा 7x माइनस 15, हो कितना जा रहा है 9/11 हो जा रहा है, यही ना हो रहा है। तो चलिए इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे 66x, और माइनस करिएगा तो 165x, 165 रह जाएगा, यहाँ पे 63x आ जाएगा, है ना, 63x, अब माइनस में 135 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे 66 और 63 तक घटाइएगा तो 3x आ जाएगा, 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 3 से काटिएगा यानी x की वैल्यू जो आ गया हमारे पास 10 आ गया। जब x की वैल्यू 10 आ गया तो महेंद्र की वर्तमान बताना था, तो 6 गुने 10 यानी 60 वर्ष। आंसर क्या बताइएगा 60, ऑप्शन नंबर देखिए 60 कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की जो है लोक कला का एक रूप है, वारली किसका है बताइएगा, तो आप आंसर बताएंगे यह है महाराष्ट्र की। आंसर ए बनाइएगा महाराष्ट्र। मधुबनी चित्रकला तो आपको पता है बिहार की है दोस्तों, और पट्ट चित्रकला जो है उड़ीसा की है, और पिथौरा चित्रकला जो है गुजरात और मध्य प्रदेश की है, कमलकारी जो है आंध्र प्रदेश की है ना, काली घाट चित्रकारी यह जो है पश्चिम बंगाल का दोस्तों कलकत्ता का, और चिकनकारी जो है यह उत्तर प्रदेश का तंजौर तमिलनाडु का है। तो आपको बताना है फुलकारी, है ना, क्या दोस्तों फुलकारी आपको बताना है, ठीक है, फुलकारी। फुलकारी चित्रकारी जो है यह किस स्टेट का है आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सुनील सुनील हर माह अपने मासिक वेतन जो है 51,000 का 2/17 बचाता है, तो वह प्रति माह कितना राशि बचाता है ये हमें बतानी है। तो कितना राशि बचाएगा 2/17 और गुन्ने 51 कर दीजिए, काटिए कितने टाइम्स में कटेगा 3 टाइम में, यानी कितना 3 दूना 6, और कितना जीरो था 3 जीरो, 3 जीरो बता दीजिए, आंसर बी बताइएगा 6,000 रुपया। देखिए कह रहा है 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था, किनके बीच में यह हस्ताक्षरित किया गया था, तो आंसर बताएंगे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। आंसर ये बताइएगा 1972 में, जो 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें शिमला समझौता पे संधि हुआ था, है ना। अगला देखिए कह रहा है किसी कूट भाषा में लिखा गया पेट्रोल को इतना लिखा गया, कोल को इतना लिखा गया, तो आपको लोकल का बताना है क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, ओ का क्या लिखा गया है, यहाँ पे देख रहे हैं 4, यहाँ पे भी ओ का 4 लिखा गया, तो यानी सेकंड में हमें 4 आना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो आप देख रहे हैं ये सेकंड में 4 है यहाँ पे, और सेकंड में इसमें भी 4 है, ठीक है। इसका काउंट करें 3 2 5 टोटल डिजिट है, सभी 5 डिजिट है। अब देखेंगे एल, एल के लिए क्या है, तो एल के लिए 6 से स्टार्ट है, ठीक है, 6 4 दोनों में, ठीक है। उसके बाद सी, सी के लिए क्या है दोस्तों, तो सी के लिए देखेंगे 8, 6 इसके बाद 8 है, यानी करेक्ट आंसर बी दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी कट गया। नेक्स्ट बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी बताइए कौन सी है, तो आंसर क्या बताएंगे सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी बड़ी धमनी जो है महाधमनी है ना। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी है। अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन होता है वो सामान्यतः अनअक्सकृत रक्त या फिर शिराएं रक्त कहलाती हैं, ये तो पता ही होगा आपको। फुफ्फुस शिरा जो होती है वो शुद्ध रक्त को प्रवाह करती है, और फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को प्रवाह करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लस को डिवाइड कर दिया, डिवाइड को प्लस कर दिया, माइनस को मल्टीप्लाई या प्लस को माइनस कर दिया गया, बस यहाँ पे आपको रखना वैल्यू, आप बना दीजिएगा बहुत इजी में। देखिए डिवाइड को क्या करा गया प्लस कर दिया गया, बस इसको प्लस कर दीजिए। मल्टीप्लाई को क्या कहा डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, डिवाइड कर, माइनस को क्या कर दिया गया गुना कर दिया गया, प्लस को क्या कर दिया गया माइनस कर दिया गया। तो आप देखेंगे ये 7 से काटोगे तो 4 टाइम में 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 और प्लस यहाँ पे 392 है ना, और माइनस 10, ठीक है, ये 16 है दोस्तों, यहाँ पे 16 है, तो इस दोनों को ऐड कर दो, इसमें से 10 घटा दो, कितना आ जाए 398। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
कलपक्कम में जो है परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है। कौन है बताइए? तो आंसर बताइएगा वो है कामिनी। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी कामिनी है। कामिनी जो है कलपक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। कामिनी जो है रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो है थोरियम 231 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे 343, इसके बाद आ गया है इतना, तब इतना आ गया। देखेंगे ये 343 जो है दोस्तों, ये जो है 7 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब। 7 से 11, 7 और 11 यानी 4 का डिफरेंस है। ये कितना का क्यूब होता है? तो बताएंगे 9 का क्यूब। 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 का क्यूब कौन हो जाएगा? 13 का आप क्यूब करेंगे ना तो 2197 आ जाएगा। 2197 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आप 13 का निकाल के देखिएगा क्यूब। ठीक है, देखिए नीचे दे गए तीन राज्यों में जो भूजल का उपयोग अत्यधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहाँ पे भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक नहीं है? तो वो किस राज्य में नहीं है? तो आप बता देंगे वह है ओडिशा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा। ओडिशा को जो है जल के प्रति व्यक्ति उपलब्धि जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा अमृता ने 1 साल के लिए जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृता से 50 रुपये अधिक का भुगतान किया है तो उनमें से प्रत्येक ने कितने धनराशि उधार ली है, ये हमें बतानी है। तो देखिए समय तो हमको पता चल गया कि ये 2 मतलब 6 माही है, तो ठीक है। अब देखेंगे रेट जो हमारे पास है वो कितना है? 10% है। 10% है तो 10/2 कर देंगे यानी 5% हो गया। क्यों? क्योंकि 6 माही है। तो अब लिखेंगे CI माइनस SI, वो कितना है? तो आप बताएंगे PR का होल स्क्वायर अपन लिखेंगे यहाँ पे 10,000। ठीक है, बस यहाँ पे रखिए। तो आपके पास SI और CI का डिफरेंस दे रखा है 50 रुपये, रखिए यहाँ पे 50 इक्वल P इंटू R कितने हैं? तो 5 गुने 5 कर देंगे और आपके पास यहाँ पे 10,000 रखना है। देखिए काट के कटने वाले होंगे तो 5 से काटिए, इसको 10 टाइम में कटेगा, 5 से काटिए 2 टाइम में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा? P का वैल्यू 20,000। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर आपका डी 20,000 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर जो है सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं दोस्तों अंतिम सीमा शुल्क कहते हैं। आंसर सी बताइएगा, उसे क्या कहते हैं? अंतिम सीमा शुल्क। अब देखिए ये जो अंक है और ये जो अंक है इसका लघुत्तम समापवर्तक हमें LCM बताना है ना। तो LCM आपको पता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देखिएगा इसमें 2 के पावर 4, यहाँ पे 2 के पावर 2 है। ठीक है, एक एक पहले डिजिट को हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो अब देखिए 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है और कोई है नहीं है, यानी यहाँ से कॉमन क्या होगा? तो 2 के पावर आपका 4 कॉमन होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर 6 है, कॉमन क्या होगा? तो 3 के पावर 6। अब देखेंगे 5 के पावर 3 है, यहाँ पे 5 के पावर 5, कॉमन क्या होगा? 5 के पावर 5। ठीक है, और 7 के पावर 2 यहाँ पे है तो ये भी आ जाएगा 7 के पावर 2, यानी ये देखिएगा ये वाली आपकी LCM हो जाएगी। कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सी है दोस्तों? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर आपकी राइट आंसर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। 86 से 89 ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक बार पढ़ते हैं। नीचे दिए गए छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक दिए गए हैं, है ना। आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का हमें उत्तर देना है। देखिए विषय दिया है यदि अधिवर्ष परीक्षा का प्राप्तांक हो और वार्षिक परीक्षा का, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक है, ये वार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक यहाँ पे दे रखे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है इसमें कि छात्र ने किस विषय में अपना प्रदर्शन में जो अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में निम्न सुधार किया है। तो वो कौन निम्न सुधार किया है ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें निम्न सुधार कौन किया है? इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वो वार्षिक परीक्षा में वो कम सुधार किया है। तो इसमें तो अच्छा सुधार हुआ है, इसमें भी अच्छा हुआ है, इसमें भी अच्छा हुआ है दोस्तों, इसमें भी अच्छा हुआ है और इसमें भी, लेकिन निम्न बता रहा है निम्न। तो इसमें सबसे निम्न आप देखेंगे ना, तो सबसे निम्न सुधार जो हुआ है 2 अंकों का सुधार, वो कौन सा है? तो आप देखिएगा यहाँ से ये वाली, मात्र यहाँ पे 2 अंकों की सुधार हुआ है, ये है सामाजिक विज्ञान में। तो आंसर क्या बताएंगे इसमें? आंसर करेक्ट बन जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कि किस विषय में छात्र
के प्रदर्शन में गिरावट आई है। कौन से विषय में छात्र के प्रदर्शन की गिरावट आई है? तो वही सामाजिक विज्ञान में आई है ना। आइए देख लेते हैं किस में गिरावट आई है। सबसे अच्छा वो तो 2 अंकों की थी, सबसे कम हो। हमें दिखाना सबसे ज़्यादा किस में गिरावट आई है। तो सबसे ज़्यादा किस में गिरावट आई है देखिए, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो कौन सी है सब्जेक्ट, वो देखिए यहाँ पे ये 77 है, ये 71 है। ये कितना की गिरावट आई है? तो 6 की गिरावट आई है। हमें क्या बतानी थी इसमें कि किस विषय के छात्र को प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो गिरावट इसी में आई है। आप देख रहे हैं 77 है और यहाँ पे 71 हो गया है। गिरावट ही आई है। बाद बाकी में सभी में इंक्रीज किया है लेकिन इसमें डिक्रीज किया है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा में वार्षिक में अधिक सुधार किया है? कौन अधिक सुधार किया? देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं। अर्धवार्षिक की अपेक्षा जो है वार्षिक में अच्छा सुधार तो कौन किया है? तो आप देखेंगे ये जो सुधार किया है, ये सुधार कौन किया है इसमें? चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक सुधार जो है वो कौन किया है? यहाँ पे देखिए 5 ही अंक का है, यहाँ पे 3 ही अंक का सुधार है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे गणित में दोस्तों कुछ ज़्यादा ही काफ़ी अंकों का है। वो कितना का? तो 2 और 2, टोटल 22 अंकों का सुधार हुआ है। तो आंसर क्या बताइएगा? गणित। और वो गणित ऑप्शन नंबर सी है आपका। कह रहा है हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितना प्रतिशत का सुधार हुआ है? हिंदी में प्रॉपर बता दिया हिंदी में। तो आइए हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। हिंदी में कितना प्रतिशत का सुधार हुआ है? तो 80 था 85 हो गया, यानी 5। तो 5 तो रखेंगे, अपॉन में कितना रहेगा? 80 रहेगा, क्योंकि 80 पे ही सुधार हुआ है। गुने 100 करेंगे, काटिए इसको। 20 चौका 80, 20 बच्चे 100, यानी 25/4। 25/4% की हमें सुधार हुई है। तो ये फ्रैक्शन में है तो लिख लेंगे, यस फ्रैक्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर डी, 25/4। कह रहा है क्या दिए गए कथन को हमें विचार करना है। आइए हम लोग विचार करते हैं और धारणाएं हम लोग पढ़ते हैं। कथन क्या है हमारे पास? कथन है कि आभूषण के लिए हम जो है चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन है। धारणाएं क्या है? प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। दूसरा, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताएंगे कि केवल एक इसमें निहित है। प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, इसको ये बनाने में, आभूषण को बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। वेन आरेख है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है कि खेल शतरंज और टेनिस। देखिए ये शतरंज और टेनिस क्या है? एक प्रकार का खेल है, खेल के अंदर है। तो ये वाली ऑप्शन बनेगी। और ये ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एक कक्षा में रेणु का रैंक जो है नीचे से क्या है? 15वां है। यदि कक्षा में जो है 30 विद्यार्थी है तो ऊपर से उसका रैंक कौन सा होगा? तो ऊपर से उसका रैंक क्या होगा? यहाँ पे नीचे से 15वां है, टोटल 30 है। मतलब कि एक 31 जोड़ लीजिए इसमें, एक इंक्रीज करके, और 15 इसमें घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 16वां। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी या फिर दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो भानु का गीता से क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो बहुत ही सिंपल है, ये क्या है? भाई आएंगे। करेक्ट आंसर बी बनेगा। हृदय का जो संबंध जो है कार्डियोलॉजी से, वैसा ही वृक्क का संबंध किससे है? वृक्क का संबंध किससे है दोस्तों? तो नेफ्रोलॉजी से। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर भी नेफ्रोलॉजी से है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है और उसके तर्क है। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न बोल रहा है ना कि क्या बैंकिंग के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क बोल रहा नहीं, हड़तालों पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है। हाँ, हड़तालों से लोगों को कठिनाई होती है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारा तर्क 1 और 2 दोनों पुष्टि करता है। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में 4 जो है सामग्रियों में से 3 किसी तरह एक समान है, एक अलग है। वो कौन सा अलग है बता दीजिए। तो आप देखेंगे पित्तल सभी इसमें से अलग है। आंसर सी बनेगा। चांदी, सोना, एल्यूमिनियम से अलग कौन सा है? पित्तल है यहाँ पे, क्योंकि यह एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से 4 वाद्य यंत्रों में से 3 एक तरह समान है, एक अलग है। वो कौन सा है? तो आप देखिए, तबला, मृदंग, सितार और ड्रम, ये सभी को बजाया जाता है। मतलब कि कुछ से ठोक बजा करके, इसको हाथ से इसे सितार को बजाया जाता है ना दोस्तों। जबकि अन्य जो है वो क्या है? पीट कर बजाए जाते हैं हम लोग, मृदंग, ड्रम, ये सबको। लेकिन इसे पीट कर नहीं बल्कि हाथ से इसको या फिर डंडे के माध्यम से इसे बजाते हैं इसको, बल्कि ठोक कर नहीं बजाते हैं ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है इसमें वेन आरेख हमें बताना है। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और जापान। जापान अलग देश है दोस्तों। सिडनी क्या उसी में आता है? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में ही सिडनी एक शहर है दोस्तों। तो आंसर क्या बताइएगा? ये वाली ऑप्शन देखेंगे, ये किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा अक्षर
कि उस संयोजन का चयन करना है जो आगे आने वाली पुनरावृत्ति को पैटर्न को निर्मित कर देगी। देखिए ए बी ए है ना, ए बी ए, उसके बाद आएगी सी, ठीक है ना। टोटल आप नंबर को काउंट करें, उसके बाद इसे डिवीजन कर देंगे, ठीक है। इसको डिवीजन 3 पार्ट्स में कर देंगे आप 3 पार्ट्स में करिएगा तो आपके यहाँ से बहुत ही ईजी में आप बता पाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप इसे डिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से निकालने में आपको ईजी हो जाएंगे कि ए बी ए, उसके बाद आ जाएगा आपका सी आएगा, ठीक है ना। तो सी से स्टार्ट होने वाला सभी है लगभग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो फुलफिल करेगा वो कौन सा होगा, तो आ जाएगा आपके पास बी। सी के बाद बी कौन सा है, तो ये ऑप्शन कटा, ऑप्शन नंबर अभी भी आपके पास 3 है, ठीक है। सी बी, उसके बाद फिर आएगा आपके पास बी यहाँ पे, ठीक है। सी बी बी, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी। ऑप्शन और बाद बाकी कट गए तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिएगा। कह रहा है कि उस वेन आरेख का हमें चयन करना है जो निम्नलिखित वर्णों के समुच्चय के बीच जो सर्वोच्च तरीका दर्शाता है, जैसे वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। आप खुद बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, तो आप बताएंगे वृत्त तो एक अलग ही है दोस्तों, त्रिभुज एक अलग ही है, चतुर्भुज एक अलग ही है, यानी तीनों अलग बन रहे हैं। यानी ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप बी करेक्ट बताइएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।